I guess now we have a good amount of participants. Shall I start? It's already 4. Yeah, yeah. So, good evening to all. Good evening, all the teachers present here. Myself, Manmeet Kaur, and it's my pleasure to introduce our host for the training today, Mrs. Daljit Kaur. She is a qualified Hindi teacher of our institution, that is Jamshedpur Public School. She is BA, BS, and is currently pursuing MA in Hindi. So, good evening, Daljit Miss. Over to you. थैंक यू मनमीत मिस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ प्रेजेंट है आप सबको गुड इवनिंग वॉइस क्लियर है प्लीज कोई मुझे Yes, yes. बताएगा वॉइस हाँ एंड हाँ, बिल्कुल प्रेजेंटेशन आराम से सुन सकते हैं। बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर है। ओके ओके मैम थैंक यू सो मच तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कला समेकित शिक्षा कला समेकित शिक्षा क्या है टेबल ऑफ कंटेंट्स आज हम कला समेकित शिक्षा के इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य कला समेकित शिक्षा की अवधारणा कला समेकित शिक्षा क्या है सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका हो सकती है कला एकीकरण शिक्षण सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है कला समेकित अधिगम को सीखने का आनंदमय तरीका क्यों माना जाता है कला समेकित अधिगम शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है कला समेकित शिक्षा में अध्ययन बिंदु निम्न प्रकार से हो सकते हैं अंत में कला शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य क्या उद्देश्य है क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कला समेकित शिक्षा के कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य कला को शिक्षण का माध्यम बनाना है कि कला के रूप में शिक्षा किस प्रकार दी जाए या फिर शिक्षण का माध्यम कला को बनाया जाए यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे के सीखने लर्निंग और समग्र ओवरऑल विकास के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट पर इनके प्रभाव को कैसे समझा जाए बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाना उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उनका पता लगाना कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाना अलग अलग सब्जेक्ट मैथ्स हिंदी इंग्लिश साइंस एसएसटी को कला के माध्यम से किस तरह से रोचक बनाया जाए यह कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है आयोग के अनुसार कला के आयोजन की योग्यता हासिल करना योग्यता के आधार पर शिक्षण पाठ्यक्रम में कला का समावेश करना अर्थात हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम में या विषय वस्तुओं में कला को जोड़ देना कला का एकीकरण करना किस तरह से करना है यह कला शिक्षा का उद्देश्य है कला समेकित शिक्षा की अवधारणा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की क्या अवधारणा है कला समेकित शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका है कला समेकित शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य अन्य विषयों के साथ कला का एकीकरण करना अर्थात हम कह सकते हैं अन्य विषयों के साथ कला को जोड़ देना कला का समावेश करना कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे दृश्य कला विजुअल आर्ट प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट और साहित्य कला लिटरेरी आर्ट शिक्षण अधिगम
सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनकर शिक्षण को रोचक और मजेदार बनाती है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इसे विशेष रूप से अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समय के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को तार्किक, लॉजिकली, विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड और अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने का साधन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, कोई भी एक सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। सपोज मैं मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, और मैं मैथ्स में छोटे बच्चों को शेप्स पढ़ा रही हूँ। तो जिस दिन मैं मैथ्स पढ़ाने बच्चों को जा रही हूँ, मेरा टॉपिक है शेप्स, उस दिन मैं क्या करूंगी, अपने साथ कुछ रियल ऑब्जेक्ट को, शेप्स में ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, ये सारे शेप्स अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे मिलते जुलते जो ऑब्जेक्ट है हम उसे अपने साथ लेकर जाएं। अगर हम रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेकर जा रहे हैं, एक चार्ट पेपर पर हम छोटे छोटे चित्र बना ले, जिससे बच्चों को समझाना आसान होगा कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल फ्लैग एक बना ले, समोसा का शेप बना ले, स्क्वायर है, कोई हैंकी अगर हम दिखा सकते हैं, रुमाल हम सबके पास होता है, हम बच्चों को दिखा सकते हैं। मूर्त रूप प्रदान, इसे ही कहते हैं मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, अगर हम वर्बली बच्चों को बता रहे हैं कि आपने देखा है रुमाल स्क्वायर शेप का होता है, आपने देखा है समोसे का शेप्स कौन सा होता है, ट्रायंगल शेप्स का होता है, और उस जगह में हम रियल ऑब्जेक्ट को अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, तो इससे ही क्या हो रही है, हमारी कक्षा जीवंत रूप ले रही है, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप मिल रहा है। कुछ फ्लैश कार्ड बना के लेकर जाएं। उसी तरह हम टाइम अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों की बात करूं तो टाइम हम सिखा रहे हैं, अगर तो हमारी कक्षा में घड़ी है, क्लॉक है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका सहारा लेकर बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से टाइम देखना है, हम उन्हें सिखा सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज हमारी कक्षा में नहीं है तो क्या करेगी, हम टीचर होने के नाते एक क्लॉक लेकर जा सकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं, देखो ये 12 से लेकर 1 to 12 नंबर्स लिखे हुए हैं आपके क्लॉक में, आपको दिख रहा है, बच्चे बहुत सामने से देख रहे हैं, हम चित्र बनाकर भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जिन चीजों को क्लासरूम में लेके जाना पॉसिबल है, उन चीजों को हम क्लासरूम में लेकर जा सकते हैं। बता रहे हैं 1 2 3 4 5 12 तक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, बच्चों आपको दिख रहा है। जो ये छोटी स्मॉल वाली सुई है वो आवर्स बताती है, और ये जो बड़ी सुई है ये मिनट्स बताती है। हम उन्हें समझाना शुरू करेंगे। 6 में अगर छोटी सुई है और 12 में बड़ी सुई है, 6 o'clock 6 बजे हैं, उसी तरह से हम किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, टेबल, आपको 5 का टेबल, तो 5 वन जा 1 में आपने उस कांटे को 1 में किया, 5 वन जा क्या होता है, 5 वन जा 5, तो कितना हो गया 6 5। तो इस तरह से हम अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं। और कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसे आपस में जोड़कर विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से सिखाना समग्र, आनंददायक और अनुभवात्मक बन जाता है। हिंदी की कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर पार्ट एक ही होता है, ठीक है, कोई भी कहानी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस कहानी उसको हमने बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया। ठीक है, हर कहानी में कोई ना कोई चरित्र पात्र जरूर होता है, कुछ बच्चों को चुन लिया, सबको एक एक रोल दे दिया, आपको ये रोल प्ले करना है, इस कहानी में आप ये बने हो, आपको ये रोल प्ले करना है, आपको ये रोल प्ले करना है। सभी बच्चों को उनका काम बता दिया गया। अगले दिन हम इस कहानी को नाटक के रूप में देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम नाटक के रूप में ये कहानी प्रस्तुत करते हैं अपनी क्लास में।
दूसरे दिन गए सब बच्चे रेडी, क्योंकि बच्चे ये सब चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वो सारे रेडी होंगे, जो आपने उनको रोल दिया होगा वो बिल्कुल अपने रोल के साथ रेडी होंगे। अगले दिन हम कक्षा में गए, हमने बच्चों को बुलाया और जो भी कहानी हम पढ़ा रहे थे उसको नाटक के द्वारा अपने क्लास में प्रस्तुत किया। ये हम बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। नाटक का रूप देना शुरू किया कहानी को, बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक उसे देखेंगे और सीखना बहुत आनंददायक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब बच्चे हम इस तरह की कोई चीज अगर अपनी कक्षा में करते हैं। कला को माध्यम बनाते हैं, पढ़ाने का माध्यम अगर कला हो जाती है तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से उस चीज को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कला समय की शिक्षा से सीखना सिखाना के तरीके को क्या मिलती है, सरलता मिलती है और वह प्रभावी बन जाता है। नई शिक्षा नीति 2019 में इस कला समेकित शिक्षण द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान दिया गया है। कला समेकित शिक्षा क्या है? विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों की विषय वस्तु के सीखने सिखाने के साथ कला को जोड़ देना ही कला समेकित शिक्षा है। अर्थात कला का एकीकरण करना अपने पाठ्यक्रम के साथ, अपने विषय वस्तु के साथ, जो विषय वस्तु है उसके साथ कला को जोड़ देना ही कला समेकित शिक्षा है। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को कला के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना। अभी मैंने जैसे आपको बताया, आप नाटक विधि का प्रयोग कर सकते हो, अभिनय विधि का प्रयोग कर सकते हो, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को लेकर जाके बच्चों को सिखा सकते हो। इससे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ कला का संबंध स्थापित हो रहा है, बच्चे सरलता से सीख रहे हैं और आप प्रभाव तरीके से बच्चों को सिखा सक रहे हैं। कई बार कला बहुत सरलता से विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है। इस प्रकार विषयों की अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके समझने में आसान और मूर्त रूप दिया जा सकता है। सीखने के इस तरीके से विषय के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है। क्या होता है, हम सभी शिक्षक हैं, हम रोज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल गए, बेल रिंग हुई, हम अपनी कक्षा की ओर चल देते हैं। हमने वही अपनी एक पुस्तक पकड़ी, अपनी एक किताब ली और कक्षा की ओर चल दी। बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सिलेबस उनको पहले से पता होता है। वो लोग उनको पहले से पता है कि टीचर क्या पढ़ाने जा रही है, ये सिलेबस है तो टीचर इस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएगी। बहुत अच्छे से ये चीज को जानते हैं बच्चे। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि टीचर आज आएगी, अगर उन्होंने कल कहानी पढ़ाई है तो आज उस कहानी के प्रश्न उत्तर होंगे। कोई भी एक चैप्टर हमने पढ़ाया है तो आज उसका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी टीचर, अगर मैथ्स पढ़ाया है तो सिंपल आसान तरीके से बच्चों को ये पता होता है। परंतु एक दिन क्या होता है, हम शिक्षक अपनी क्लास में पुस्तक के साथ साथ कुछ चार्ट पेपर्स, कुछ फ्लैश कार्ड, कुछ रियल ऑब्जेक्ट अगर उस कहानी पर के आधारित है या उस पाठ के आधार पर है तो कोई रियल ऑब्जेक्ट लेकर अपने साथ जाते हैं, कोई चार्ट पेपर बना ले, फ्लैश कार्ड बना ले और बहुत अच्छे से उसे अपने साथ लेकर हम अपनी कक्षा में एंटर करते हैं। बच्चे देखते हैं कि आज टेबल में क्या रखा है, टीचर के टेबल में, शिक्षक के टेबल में क्या है। उनके दिमाग में प्रश्न उठने शुरू होते हैं, टीचर आज आप क्यों लेकर आए हो, ये क्या है, आप इसे हमें पढ़ाओगे। बच्चों के अंदर विचार उत्पन्न होने, आज आप क्या पढ़ाओगे, इससे हम क्या सीखेंगे, आज आप क्या सिखाने वाले हो, जो आप आज इन सारी चीजों को अपने साथ लेकर आए हो। तो बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, प्रश्न उठने शुरू हो रहे हैं। बच्चा प्रश्नों को कर रहा है तो उसके बाद हम उस चार्ट पेपर के जरिए उस कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लेकर गए हैं उसके उसके आधार पर अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, एक छोटी सी और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ाते हैं विलोम शब्द, अपोजिट, है ना,
विलोम शब्द हम पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत गलती करते हैं। ऐसे 2 शब्द हैं जिसमें अगर आप सब अग्री करोगे मेरे साथ, दिन रात, सुबह शाम, आज हम विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों को। और ये 2 शब्द हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है, दिन रात, सुबह शाम। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, छोटा सा गीत बना सकते हैं, संगीत के द्वारा हम बता सकते हैं। किस तरह से? दिन का रात होता है बच्चों, सुबह की होती शाम है, सही और गलत का फर्क समझो प्यारे बच्चों तुम। इस गीत को, बिल्कुल छोटा सा गीत है, हमने क्या बताया? दिन का रात होता है बच्चों, सुबह की होती शाम है। इन शब्दों को बता दिया। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते। ये तो बिल्कुल गारंटी की बात है कि बच्चे, जब आप संगीत पेश कर रहे हो, कोई अभिनय पेश कर रहे हो, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। 2 से 3 बार सिर्फ इस संगीत को अपनी क्लास में दोहराना है। आधे से ज्यादा बच्चों को ये चीज याद हो जाएगी। वो घर जाएंगे, अपने माता पिता से बताएंगे कि आज टीचर ने ऐसे ऐसे गाना गाया या संगीत के द्वारा हमें ये बताया, ठीक है। उसे वो बार बार रिपीट करेंगे। आप देखोगे कि आधे से अधिक बच्चों को वो सब याद हो गया होगा कि दिन का रात होता है। जब आप उसे लिखने के लिए दोगे तो बच्चों को बिल्कुल ध्यान आएगा, अरे हमारी टीचर ने क्या बताया था, दिन का रात होता है बच्चों, सुबह की होती शाम है। बिल्कुल उनको रिमाइंड होना शुरू होगा, याद होना शुरू होगा, और वो उस चीज में कभी भी गलती नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास चार्ट पेपर नहीं है, कुछ ऐसी टॉपिक, ऐसा टॉपिक हम बता रहे हैं, तो हम उसे संगीत के द्वारा, अभिनय द्वारा पेश कर दें, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। और यदि हमारे विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला समेकित शिक्षा का समावेश हो जाए, तो यह न सिर्फ बच्चों के लिए रुचिकर होगा, बल्कि शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी उनकी कक्षा बाल केंद्रित, आनंददायक बन जाएगी। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है, और कला अपने आप में एक भाषा है। किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने के लिए कला भाषा का रूप प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य, विजुअल आर्ट जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, चित्रकला हो सकती है, या प्रदर्शन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे भी मैंने आपको बताया, नृत्य, संगीत, अभिनय, रंगमंच द्वारा हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका हो सकती है? कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए विद्यार्थी विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं। जब विद्यार्थी कला के साथ जुड़ते हैं ना, तो ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन चरणों से होकर एक विद्यार्थी इन चरणों से होकर गुजरता है। प्लीज म्यूट कीजिएगा। तो विद्यार्थी क्या होता है, इन चरणों से होकर गुजरते हैं, ठीक है। हमने एक पाठ पढ़ाया, उसका आज हम प्रोजेक्ट देने वाले हैं, ठीक है, कि आपको एक मॉडल रेडी करना है बच्चों। तो क्या किया हमने, छोटे छोटे चित्रों को दिखा दिया, चलो स्वच्छता अभियान पर आपको एक मॉडल रेडी करना है, जल संरक्षण पर आपको एक मॉडल रेडी करना है। उससे मिलते जुलते चित्र हम बच्चों को कक्षा में, देखो बच्चों इस तरह के चित्र हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, इससे इसको आधार बनाकर आपको एक मॉडल रेडी करना है, और उस मॉडल के बारे आप कुछ लिखोगे भी, कुछ प्रेजेंट भी करोगे लिखकर, ठीक है। सबसे पहले चरण में बच्चे आते हैं, जैसे आपने चित्र दिखाना शुरू किया, बच्चे क्या करेंगे, अवलोकन करना शुरू करेंगे। अवलोकन का अर्थ ही होता है आंखों द्वारा देखना। सबसे पहले वो अपनी आंखों द्वारा देखना शुरू करेंगे कि टीचर ने क्या चित्र, कौन सा चित्र लेकर आई है, क्या क्या दिखा रही है, उसे वह देखना शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में बच्चे आएंगे, विचार करना शुरू करेंगे। बच्चे विचार कर रहे हैं, टीचर यह क्यों है, किस लिए है, किस तरह होगा, वो विचार कर रहे हैं अपने टीचर के साथ। और उसके बाद कल्पना करनी शुरू करते हैं बच्चे कि मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है, या मैं ऐसा बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा।
कल्पना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चों के दिमाग में। और कल्पना के बाद क्या होता है, बच्चे शुरू करते हैं खोजना। वह घर जाएंगे, माता पिता से पूछेंगे कि आज हमारे टीचर ने ये प्रोजेक्ट दिया है, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अपने से बड़ों से पूछेंगे, अपने टीचर से भी पूछेंगे। तो जब उन्हें यह पता चल जाएगा, इसे ही कहते हैं खोज करना। वो खोज करना शुरू करेंगे, सर्च करेंगे, नेट पर खोजेंगे, न्यूज़पेपर पर खोजेंगे कि कुछ और ऐसी बातें उन्हें मिल जाए जिसके द्वारा वो अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सके। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढना शुरू करेंगे और उसके बाद तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना। फिर क्या होता है, वो तर्क करना। जब उन्होंने ये सारे अवलोकन कर लिया, विचार कर लिया, कल्पना हो गई, खोज कर लिया, कुछ चीजों को खोज लिया, तो तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचेंगे। इस तरह से वह अगले दिन आएंगे, अपनी टीचर से तर्क करेंगे, बात विचार करेंगे कि हाँ, मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। ठीक है, अपने सहपाठियों से विचार विमर्श करेंगे और फिर वह निर्णय पर पहुंचेंगे कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद बारी आती है सृजन करना। ठीक है, सृजनात्मकता दिखाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को। वो जो मॉडल या प्रोजेक्ट हमने रेडी करने के लिए दिया है, उसमें वो क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करेंगे। और अंतिम में बारी आएगी व्यक्त करना। जब वह पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा जो टीचर ने दिया है, फिर वह उसे प्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो इन चरणों से होकर बच्चे जब कला के साथ जुड़ते हैं, तो इन सभी चरणों से होकर बच्चा गुजरता है। अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन करना, व्यक्त करना। और जब इन चरणों से होकर गुजरता है, तो 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक, सोचना, विचारना, बात विमर्श करना, मनोप्रेरणा, अंदर से आंतरिक आंतरिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, से जुड़ते हैं। और भवात्मक, इमोशनली टच हो जाता है, जो काम वो कर रहे हैं से इमोशनल टच से पूरा करते हैं। कला एकीकरण शिक्षण सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है? कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावनात्मक पर प्रभाव डालती है, जो योग्यता और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणात्मक और भावात्मक। इन चीजों पर प्रभाव पड़ता है। और जो क्या होता है, योग्यता और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कला समेकित अधिगम को सीखने का आनंदमय तरीका क्यों माना जाता है? क्यों ये इंटरेस्टिंग है, क्यों आनंदमय है? कलाएं किसी भी कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक की माध्यम होती है। इनके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आजादी होती है। स्कूल के स्तर पर शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षा बिना इस बात की चिंता किए बिना कि उनका कार्य कैसा होगा, दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, हर शिक्षार्थी को नई चीजों के बारे में जानने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक स्थान प्रदान करता है। इसमें सीखने वाले कला को एक प्रक्रिया के रूप में अनुभव करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विषय से जुड़े भय को दूर करने में मदद मिलती है और करने व सीखने की उनकी खुशी में बढ़ोतरी होती है। कलाएं विविधताओं पर चर्चा करती है और प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिव्यक्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करती है, जहां वे परिणाम के दबाव के बिना किसी विषय को अधिक गहराई से खोज सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसके कारण शिक्षण आनंदमय बन जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब बच्चों को ये अपने विषय से जुड़े भय भय जब दूर हो जाएगा, डर जो दूर हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से सीखेंगे उस चीज को। उन कामों को वो बहुत अच्छे से करेंगे, खोज करेंगे, सीखेंगे। तो क्या होगा, शिक्षण बहुत ही आनंदमय बन जाएगा। आपके स्क्रीन में ये चित्र आप सबको दिख रहा होगा, देख रहे होंगे आप सभी कि इस चित्रों में कैसी भी आकृति बनी हुई है।
जब हम शिक्षण में कला को माध्यम बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम देते हैं, चित्र बनाना, चार्ट पेपर रेडी करना, ठीक है। हम सब जानते हैं कि कक्षा में 3 तरह के लर्नर होते हैं, फास्ट लर्नर, एवरेज और स्लो लर्नर। तो हमारे पास इस तरह की आकृतियां, इस तरह के काम भी आएंगे। एक शिक्षक होने के नाते हमें इन कामों को भी प्रोत्साहित करना है, या हम कह सकते हैं इन कामों को भी अपनाना है। आप देख रहे होंगे बच्चों ने कहीं फूल बनाने की कोशिश की है, कहीं वृक्ष बनाने की कोशिश की है, कहीं जंगल का रूप दिया है, कहीं उन्होंने गाड़ियां बनाई हैं, तितलियां बनाई, अपनी तरह से उन्होंने कोशिश की है। तो हमारे पास इस तरह के भी प्रोजेक्ट, इस तरह के भी काम आएंगे। हमें क्या करना है, इन सभी को अपनाना है। अगर हम इस जगह में बच्चों को कह देंगे ये आपने क्या बनाया, ये क्या है, कोई ऐसे करता है, इस तरह से प्रोजेक्ट बनता है, नहीं, वो अंदर से क्या हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, वो उस काम को करना नहीं चाहेंगे। उसी तरह बच्चे, आपने ये क्या बनाने की कोशिश की है, बच्चे कहेंगे टीचर मैंने जंगल बनाया है। ये छोटे छोटे क्या बनाया आपने चित्र में, आप दिखा के पूछोगे, हाँ तो मैंने चित्र में पेड़ बनाए हैं। बच्चे, अगर आप पेड़ के साथ, आपको सीधा राइट टिक करना आता है, राइट का निशान, सही का निशान लगा सकते हो? अगर आप अपने इस चित्र में सही का निशान लगाओगे तो क्या वो चिड़िया जैसी, पक्षी जैसे लगेंगे? आप इस तरह का काम कर सकते हो। अगर आप इसे आउटलाइन कर देते तो ये बहुत अच्छे लगते। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे। और ये इन सारे चित्रों को एक शिक्षक होने के नाते हमें अपनाना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि वह, उन्होंने जो भी काम किया है ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, बट आप इसे ये चेंजेस करोगे, थोड़ी सी और सुधार लाओगे तो ये बहुत अच्छा लग सकता है। इस तरह की बातें बच्चों को बतानी है, ना कि उन्हें नकारना है। कला समेकित शिक्षा में अध्ययन बिंदु निम्न प्रकार से हो सकते हैं। विषय वस्तु का नाटक, विषय वस्तु पर नाटक का मंचन। कोई भी एक टॉपिक लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी एक कहानी ले ले, कोई भी एक टॉपिक ले ले, उसमें उसको, उसके उसमें नाटक प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, नाटक का मंचन किया जाए। सामूहिक रूप से पोस्टर तैयार करना, क्लास में छोटे छोटे ग्रुप बना दिया है, कोई भी टॉपिक दे दिया है, स्वच्छता का टॉपिक दे दिया, जल संरक्षण का टॉपिक दे दिया, चलो बच्चों आपको क्या करना है, ग्रुप में इस काम को करना है। तो जो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे उसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व होंगे। एक तो यह बात होगी कि वह ग्रुप में काम करना सीखेंगे, है ना। भाषा कौशल विकास हेतु भाषण, निबंध लेखन आदि का आयोजन करना। भाषा के कौशल के लिए हम कर सकते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, भाषण, निबंध लेखन का आयोजन कर सकते हैं कक्षाओं में, अपने स्कूल में। विज्ञान विषय वस्तु को प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया जाना, विज्ञान को प्रयोग द्वारा बता सकते हैं। तर्क वितर्क क्षमता संवर्धन हेतु अंताक्षरी, किसी सामाजिक मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करना। वाद विवाद का आयोजन करते वक्त यह ध्यान में रखना कि बच्चों, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, बिना रूल रेगुलेशन के वाद विवाद नहीं होता है। तो बच्चों को बता दिया जाए तो वाद विवाद का भी आयोजन करना। शुद्ध उच्चारण के लिए ऑडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना। संवेदी भावनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रकला और मूर्तिकला। कला शिक्षक का अन्य विषयों के साथ संबंध। किस तरह से अन्य विषयों के साथ संबंध हो सकता है? स्कूलों में कला शिक्षा की उपयोगिता को प्राय 3 तरीकों से देखा जाता है। स्वतंत्र विषय के रूप में, कला बिल्कुल एक स्वतंत्र विषय के रूप में है, ठीक है। अन्य अन्य स्कूली विषय को सिखाने के माध्यम के रूप में, अन्य विषयों के साथ कला का संबंध स्थापित कर दिया तो वो सिखाने का भी रूप ले लेती है। जीवन कौशल विकसित करने के अवसर के रूप में कला शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कलाओं को जोड़कर सीखने सिखाने को रोचक बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बन सकती है हमारी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। भाषा में कला समेकित शिक्षा। अब हम देखते हैं कि भाषा में कला समेकित शिक्षा क्या कहती है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में भाषाई कुशलता, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कुशलता है, हम सब जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के साथ साथ कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता आदि क्षमताओं का भी विकास होता है।
कला समेकित शिक्षा इन कुशलता एवं क्षमताओं की वृद्धि का सशक्त माध्यम है, जैसे छात्रों को बातचीत के अवसर उपलब्ध कराना, कहानी एवं कविताएं सुनाना, सुनना, लिखना, लिखाना। भाषा के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को कोई भी चित्र दिखा दिया, ठीक है, चलो हम बात करते हैं ये क्या है। एक छोटा सा चित्र दिखा दिया, हवा का चित्र दिखा दिया, सूरज का चित्र, चलो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाओ, तो किसी को आती है? तो कहानी सुनना भी है और सुनाना भी है। टीचर तो कहानियां सुनाती है। कहते हैं ना, अपने पाठ को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो उसके बीच बीच में हमें कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, छोटी छोटी कहानियों से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों से कहानियां सुननी भी चाहिए। कोई एक छोटा सा वर्ड हम उन्हें दे देते हैं, चलो बारिश पर, आज हम बारिश पर कविता सुनेंगे, आप अपने शब्दों में कुछ भी बता दो। तो सुनना और सुनाना भी जरूरी है, लिखना और लिखवाना भी जरूरी है, ठीक है। भाषाई कुशलताओं के अंतर्गत लेखन कौशल की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर करते हैं। आमतौर पर शिक्षा शास्त्र की भाषा में इसे शुरुआती लेखन कहा जाता है। हम सब इस चीज को देखते हैं, जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो वो कोई भी लाइन खींचते हैं, कोई भी सीधी लाइन नहीं होती है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। आमतौर पर इसे शिक्षा शास्त्र में शुरुआती लेखन कहा जाता है। शुरुआती लेखन ही इस तरह से होता है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर। एक्टिविटी, भाषा के अंतर्गत हम क्या एक्टिविटी करा सकते हैं? चित्र को देखकर गतिविधि कराई जा सकती है, जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे, कोई भी चित्र दे सकते हैं। गतिविधि हम भाषा की करा रहे, जो जो पाठ आप पढ़ा रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, उसी से रिलेट करते हुए कुछ चित्र बच्चों को दिखा दो। चलो बच्चों, इस चित्र पर आज हम बातचीत करते हैं, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, आप हमें बताओ। आप बच्चों को बताओगे, बच्चों से आप पूछोगे और सबके उत्तर अलग अलग होंगे, ठीक है। हमें यह दिख रहा है, वो तो जो आपको दिख रहा है वो तो बताएंगे, मगर जहां हम, चलो आपको कुछ कहानी पता है जिसमें सूरज की कोई कहानी हो, सब बच्चे थोड़ी थोड़ी अपनी कहानियों को बोलना शुरू करेंगे। कविता की रचना करना, ठीक है, चित्रों के द्वारा कविता की चित्रों पर चित्र दिखा दिया, चलो आज हम कविता की रचना करेंगे। चित्रों पर लेख लिखवा लेंगे, निबंध निबंध रचना कर देंगे। कक्षाओं में भाषा की पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखकर ऐसी गतिविधियों के आयोजन से भाषा सीखना सिखाना आसान एवं मनोरंजक बन सकता है। गणित और कला समेकित शिक्षा, मैथ्स और कला समेकित शिक्षा किस तरह से है? विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों को समझना गणित का एक प्रमुख उद्देश्य है। गणित में गिनती, काउंटिंग, मेजरमेंट, आकार प्रमुख होते हैं। कला शिक्षा बच्चों को और इवन आकारों को पहचानने में, द्विआयामी या त्रिआयामी, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन आकृतियां बनाने में मदद करती है। कुछ एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। पहले भी मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अगर हम कुछ शेप्स को पढ़ा रहे हैं, कुछ आकृतियां हम बच्चों को बता रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उससे मिलता जुलता हम चार्ट पेपर रेडी कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड लेकर जा सकते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, है ना। तो कौन सी एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज भी हम करा सकते हैं सभी बच्चों द्वारा। पतंग बना लेना, कोई भी आकृति बना सकते हैं, यहाँ मैंने पतंग लिखा है, ठीक है। पतंगों को विभिन्न रंगों से सजाना अथवा कोलाज का रूप देना, उसमें कलर करो, अलग अलग रंगों से सजाओ, कोलाज का रूप दो। पतंग बन जाने के बाद पतंग की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण की माप ले। कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, बच्चों उन्हें नापो और अपनी कॉपी में लिखो, खूब अच्छे से इस प्रोजेक्ट को बनाओ। दूसरी बनाई गई पतंग की परिमिति, क्षेत्रफल आदि की तुलना करें, निकाले, उनकी तुलना करें। ज्यामितीय आकारों से मिलती जुलती प्राकृतिक और अप्राकृतिक वस्तुएं पहचान कर उनकी सूची बनाएं। जैसे त्रिभुज है तो आप क्रिसमस ट्री बना लो, ठीक है। वृत्त है, सूरज बना लो, घड़ी बना लो, घड़ी का चित्र बना लो। आप इन आकारों को अपनी कॉपी में बनाओ और उनकी एक पेंसिल बना लो और उनकी लंबाई का
माप आप अपनी कॉपी में लिखोगे। इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज गतिविधियां हम करा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन और कला समेकित शिक्षा। हमारे चारों ओर का वातावरण हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करती है। कला शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख पर्यावरण चित्र से ही मिलती है। उतनी ही सीख एक कलाकार अपनी रचना में पर्यावरण को कलात्मक ढंग से जोड़ते हुए दे सकता है। भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्रीय कलाओं, हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्वच्छता हम पढ़ा रहे हैं, मॉडल रेडी करना, ठीक है, कोलाज रेडी करना, पोस्टर रेडी करना, स्लोगन लिखो, उसके ऊपर आप स्लोगन लिख सकते हो। इस तरह की गतिविधियां हम बच्चों से करवा सकते हैं। अब मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं, प्लीज आप सब ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड। मनुष्य सदियों से घरों में रहता आ रहा है। मुझे यकीन है आप सभी ने अनेक प्रकार के घर देखे होंगे और अपने लिए भी किसी घर का सपना देखा होगा। तो चलिए कागज की एक शीट और एक पेंसिल के साथ हम अपने सपनों के घर को बनाएं। हम त्रिआयामी आकृतियां जैसे धनाभ, धन क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु, गोला, गोलार्ध आदि का उपयोग करके अपने सपनों के घर की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप इनमें से कई त्रिआयामी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने डिजाइन के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। मैं भी आपके लिए अपने सपनों की घर की आकृति लाई हूं। आप अपने घर को अधिक जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सतह क्षेत्र और आयतन के सूत्रों का उपयोग करते हुए हम घर के सतह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग पेंट की लागत एवं ईंटों की गणना के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक छोटी सी आकृति से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कला गतिविधि को और सीखने के अनुभव को अन्य विषयों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। छात्र सूर्य उदय से सूर्यास्त तक प्राकृतिक रोशनी के पर्याप्त मात्रा वाले घरों के नमूनों का अध्ययन कर सकते हैं और बिजली की खपत में कटौती वाले डिजाइन सुझा सकते हैं। वे घर में बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन सोच सकते हैं और बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। ये बात हुई विज्ञान की। चलिए चलते हैं भाषाओं की ओर। भाषाओं में छात्रों को अभिव्यक्ति की किसी भी विधि का उपयोग करके अपने घर का वर्णन करने का सुझाव दिया जा सकता है, जैसे कि कविता, रचनात्मक लेखन या फिर अपने सपनों के घर का स्केच बनाने के अनुभव के बारे में एक डायरी एंट्री प्रविष्टि आदि। छात्र अपने घर की ड्राइंग के कटआउट को एक कठपुतली में भी बदल सकते हैं और कक्षा में एक मनोरंजक संवेदात्मक प्रस्तुति कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से हम अलग-अलग भाषाओं के साथ कला को जोड़ सकते हैं। नितिशा टीचर प्लीज म्यूट कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने देखा कला समेकित शिक्षा क्या है, अंतः संबंधित विषयों और कक्षाओं में कला समेकित गतिविधियां हैं। दृश्य और प्रदर्शन कला है। कला समेकित शिक्षा दृश्य है और प्रदर्शन कला भी है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति है। संपूर्ण और अनुभव आधारित अधिगम है। बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। सरलता से वह किसी भी पाठ को ग्रहण कर सकते हैं और अनुभव के आधार पर अधिगम हासिल करते हैं। कला समेकित शिक्षा क्यों है जरूरी है? सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के विकास करने के लिए यह जरूरी है। बेहतर अधिगम परिणाम के लिए, अधिगम का बेहतर परिणाम हो, इसलिए कला समेकित शिक्षा जरूरी होती है। क्या अगर हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं और उसे सरलता से अगर बच्चों को बता रहे हैं तो क्या है, बेहतर अधिगम हो रहा है, आसान सरलता से बच्चे सीख रहे हैं। अगर बच्चे सरलता से सीखेंगे तो परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा, अधिगम का बेहतर परिणाम होगा। इंक्लूसिव सेटअप में गतिविधियां संचालित करना। कला का समेकन कैसे हो सकता है? कला समेकित शिक्षा में कला का समेकन संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक क्षेत्रों को समान रूप से शामिल किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विचार विमर्श किया जाए। बच्चे किसी भी काम को करने के लिए भाव रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े, ठीक है, आंतरिक प्रेरणा रूप से जुड़े, तो यह कला समेकित शिक्षा को अन्य विषयों के साथ एकीकरण किया जा सकता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति। कला अपने आप में ही एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, ठीक है। आपने किसी काम को करने के लिए बच्चों को दिया, उस पोस्ट हर एक चीज, आपने टॉपिक एक ही दिया है, आपने जल संरक्षण स्वच्छता अभियान, आपने टॉपिक एक ही दिया है, परंतु हर बच्चे के पोस्टर, हर बच्चे का चित्र कुछ अलग अलग बातों को दर्शाता है। तो कला से अलग अलग अपने आप में एक भाषा हुई। हर पोस्टर को आप देखोगे, हर पोस्टर, हर प्रोजेक्ट को आप देखोगे, अलग अलग भाषा का वर्णन हो रहा है, अलग अलग चीजें बताई जा रही है। और खुशी के साथ अधिगम। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशी के साथ सीख रहे हैं। खुशनुमा माहौल हम बोल सकते हैं कक्षा का हो रहा है। स्कूल आधारित मूल्यांकन है, इससे बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी सीख रहे हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, हम मूल्यांकन कर सकते हैं। उत्पाद की तुलना में प्रक्रिया का अधिक महत्व। और एक वीडियो मैं प्ले करने जा रही हूँ, इसमें आप देखोगे कि हमारे स्कूल के बच्चे, जमशेदपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ किस तरह कला को जोड़ा है। ये वीडियो मैं ऑन करती हूँ, छोटी सी वीडियो है। एक सेकेंड। इस वीडियो में हमारे स्कूल के सभी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कला का संबंध स्थापित किया है, कला को जोड़ने की कोशिश की है।
की गतिविधि दिखाने वाली हूँ। सुबह शाम अंदर बाहर छोटा बड़ा। धन्यवाद। इस वीडियो में आप सबने देखा कि हमारे स्कूल के छात्रों ने किस तरह भाषा के साथ, विज्ञान के साथ कला का संबंध स्थापित किया है और बहुत खुश लग रहे हैं ये बच्चे जब इन कामों को कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी इन कामों को बच्चे कर रहे हैं। एक सेकंड में इसे प्रेजेंट कर दूं। तो यह बात है कि कला समेकित शिक्षा क्या है? अन्य विषयों के साथ कला को जोड़ देना। इन छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से कला को माध्यम बना के भाषा, विज्ञान आदि की प्रस्तुति की है। तो बहुत आसान सी बात है अन्य विषयों के साथ कला का संबंध स्थापित करना, कला को जोड़ देना, या हम कह सके कला का एकीकरण करना ही कला समेकित शिक्षा है। और इसे अपनाने से क्या होता है कि हम जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, क्या कह सकते हैं, शिक्षण पद्धति बहुत अधिक रोचक हो जाती है, मजेदार हो जाती है। सीखना भी सिखाना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसे बच्चों के लिए नहीं, एक टीचर के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। और सरलता से बच्चे अपने विषय को समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। और जब ये कला का माध्यम चुनते हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त भी कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनमें वो क्वालिटी भी डेवलप होती है कि बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। सीखना का सीखना हो गया और बच्चे के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, डेवलप हो, ओवरऑल डेवलप होता है बच्चों को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें बोलना है, स्टार्टिंग की लाइनें क्या होनी चाहिए, अंत में क्या बोलना है, सब चीजों को वो बचपन से सीखते आ रहे हैं। और यह बहुत प्रभावी होता है। एक सेकेंड, एक छोटा सा क्विज है, फन विथ क्विज मैं इसे कह सकती हूँ, ठीक है। टीचर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने चैट बॉक्स में जाइए। आप सब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब अपने चैट बॉक्स में जाएं और चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक भेजा है चैट बॉक्स में। आप सारे उस लिंक में क्लिक करें, नेम एंटर करें अपना और प्लीज ज्वाइन हो जाएं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब इस फन विथ क्विज में शामिल हो जाइए। थैंक यू टीचर्स, आप सब ज्वाइन हो रहे हो धीरे धीरे। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगी। मैं चाहूंगी कि और भी टीचर्स इन्वॉल्व हो। प्लीज टीचर आप सबसे रिक्वेस्ट है, टीचर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्वाइन हुए। बहुत आसान है, क्लिक कीजिए, लिंक में क्लिक कीजिए, अपना नेम एंटर कीजिए। ये मल्टीमीटर का लिंक है, प्लीज आप सब ज्वाइन हुई। कुल 5 प्रश्न ही होंगे, ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। उसके 4 ऑप्शंस हैं। हाँ टीचर्स, मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगी, 25 सेकेंड्स का टाइम होगा। जो जितनी जल्दी आंसर्स करेगा
उन टीचर्स को उतना अधिक स्कोर मिलेगा। तो चलिए, बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक का क्या क्या विकसित कर सकेंगे। ऑप्शंस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। टाइम अप होने वाला है टीचर्स। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से है, आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। ऑप्शंस आप सब देख सक रहे होंगे। प्लीज किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टाइम अप। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। बहुत अच्छे। मैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। समय समाप्त। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। टाइम अप। समय समाप्त होता है और 29 टीचर्स ने सही उत्तर दिया है। इस तरह से टीचर अर्पिता ने सबसे जल्दी और सही उत्तर दिए हैं और सबसे अधिक स्कोर हासिल किए हैं। टीचर अर्पिता, वेल डन, बहुत अच्छे। अब मैं इसे बंद करती हूँ प्लीज। थैंक यू सो मच टीचर। यहाँ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ।
और आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, और आप अगर अपने कुछ विचार को रखना चाहते हो। Yes, Daljit Miss, it was an amazing session. We enjoyed बहुत thoroughly. सुंदर सराहनीय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। Yes, Amazing session, Daljit. Daljit Miss. प्लीज, Very good बहुत job. ही अच्छा सेशन। Very good job, Daljit. You वेरी have done नाइस, थैंक यू, wonderful. Good work. थैंक यू मैम, थैंक वेरी यू नाइस। सो मच मैम। यस दलजीत, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा दिलजीत, बहुत मजा आ गया। थैंक यू वेरी सो नाइस। मच अमला मिस। Daljit teacher so nice. एकदम हर एक बीट हम लोग Wonderful एंजॉय session, किए। थैंक Daljit. यू सो मच। थैंक यू We अमला enjoyed the मिस। quiz. Well I think spoken and well Manmeet presented. and that Very quiz nice. was very nice. थैंक यू सो मच। Yes. Daljit Miss, really we enjoyed every bit of your session. It was really great. Thank you so much. थैंक यू सो मच रश्मिता मिस। दलजीत मिस, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन अटेंडेड। थैंक यू, थैंक बहुत यू सो इंटरेस्ट के मच, साथ हम लोग पूरा अटेंड किए हैं। थैंक यू सो And मच गाली actually, मिस। the videos which you had put in regarding the students was really very awesome. Something new. थैंक यू सो मच। And the हाँ quiz तो part also. ओके, थैंक यू। हाँ टीचर्स, तो हम यहाँ एंड करें सेशन।